हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर जो लेक्चर सीरीज चल रहा है वहां पर ऑलरेडी मैंने जो वीडियो छोड़ा था उसमें कैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा। मैं आप लोग को हाईली रिकमेंड करूंगा कि सब कुछ देख लीजिए क्योंकि वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वहाँ से आता ही आता है और ये कॉन्सेप्ट भी विजुअलाइज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम लोग सीखेंगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है एक सेंटर ऑफ मास के लिए अगर अलग अलग फोर्सेस काम करें, और एक मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क किसे कहते हैं, ये सब हम लोग आज के वीडियो में सीखेंगे। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल आज का वीडियो होने वाला है। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स या इसको हम लोग टॉर्क से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके पहले हमें चीज जानना पड़ेगा, छोटा चीज जिसका नाम है कपल। कपल के बारे में जानना पड़ेगा। कपल क्या चीज है बच्चों? कपल है, देखिए, अगर दो सिमिलर टाइप ऑफ फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ये एफ सिमिलर फोर्सेस एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन है इस तरफ, इसका डायरेक्शन है इस तरफ। तो दिस टू फोर्सेस एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब टू सिमिलर फोर्सेस एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर्म्स ए कपल। टू सिमिलर फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर्म्स ए कपल। ये नाम अच्छे से याद रखिए, कपल। और यहां से हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे। और मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है बच्चों? मोमेंट ऑफ फोर्स कपल क्या हुआ? जब दो फोर्स सिमिलर फोर्सेस एक्टिंग इन ए अपोजिट डायरेक्शन फॉर्म्स ए कपल। और ये फोर्स क्या कर रहा है? एक रोटेशनल मोशन क्रिएट कर रहा है ना। मतलब देखिए, ये पेन है, पेन को मैं अगर इस तरह इधर से भी एक फोर्स दूं, इधर से भी एक फोर्स दूं, सिमिलर फोर्स, तो क्या करेगा? ये फॉर्म्स है रोटेशनल मोशन। तो दिस कपल फॉर्म्स है रोटेशनल मोशन। और उस रोटेशनल मोशन का मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग टॉर्क कहते हैं। मतलब क्या चीज है? देखिए, ये दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और दोनों के बीच में एंगल कितना है? अगर ये एंगल है थीटा, तो ये कंपोनेंट क्या होगा? अगर देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए एक चीज, ये दो चीज में हो सकता है। अगर इसको मैं आर पकड़ूं, इसको आर पकड़ूं, तो ये हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा। तो ये भी आर साइन थीटा होगा, ये आर साइन थीटा, ये आर साइन थीटा था। मैं इसको दोनों के बीच में डिस्टेंस आर पकड़ रहा हूँ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जा रहा है? आर साइन थीटा। सो हम लोग का जो बाय डेफिनेशन टॉर्क इज फोर्स एक्टिंग इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है बाय डेफिनेशन टॉर्क का। मतलब फोर्स एक्टिंग कितना है? टाउ इक्वल्स टू टॉर्क। टॉर्क को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स एक्टिंग कितना है? एफ। कोई भी एक फोर्स सिमिलर फोर्सेस एक्शन ऑफ एफ इंटू कितना, मैं क्रॉस नहीं लिखूंगा, मैं एफ इंटू कर रहा हूं, इंटू कितना? एफ आर साइन थीटा। तो टाउ इक्वल्स टू एफ आर साइन थीटा, ये नॉर्मल फॉर्म है। और वेक्टर फॉर्म क्या है? टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, ये है वेक्टर फॉर्म। आर क्रॉस एफ अच्छे से जानिए, आर क्रॉस एफ, एफ आर साइन थीटा, ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला। ए क्रॉस बी क्या है? ए बी साइन थीटा। सो एफ आर साइन थीटा इज आर क्रॉस एफ, टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। एंड दिस मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क कॉजेस अ बॉडी टू मेक रोटेशनल मोशन अबाउट एक्सिस। इसका एक लाइव एग्जांपल आप सभी लोग घर में देख सकते हैं। आपको जो दरवाजा है, घर का जो डोर है, देखना एकदम जो हैंडल के पास से आप जब डोर्स को धक्का देते हैं, बहुत ही इजीली आप लोग हैंडल के पास से जब देते हैं, इजीली हम लोग का डोर रोटेट होता है। लेकिन दरवाजे का जो अब एकदम कॉर्नर है, जो हिंज है, मतलब जहां पर उसका क्लाम लगा हुआ रहता है, एकदम जो हिंज है, जो मतलब दीवार के साथ जिस टाइप का है, उधर से जब धक्का मारेंगे बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा दरवाजे को हटाने के लिए। तो ये क्या है? दैट इज ड्यू टू टॉर्क। मतलब जितना आपका सेंटर ऑफ रोटेशन का एक्सिस से जितना दूर आप लोग जाएंगे, उतना आपका कम फोर्स लगेगा
किस चीज़ के लिए? मोशन के लिए, रोटेशनल मोशन के लिए। सिमिलर जो हैंड पंप होता है, आजकल तो हैंड पंप यूज़ करना बंद हो गया, जो गदर में सनी देओल ने हैंड पंप उठाया था, तो हैंड पंप जब आप लोग एकदम कॉर्नर से जब आप लोग पंप करेंगे हैंड पंप में, बहुत ही कम फोर्स देना पड़ता है, लेकिन आप लोग वैसे ही हैंड पंप के एकदम सामने जाके जब नीचे प्रेस करेंगे बहुत ज़्यादा फोर्स देना लगता है। क्यों? व्हाई इज दिस? दिस इज ड्यू टू जब आप लोग एकदम कॉर्नर में जाके आप लोग धक्का मार रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ रोटेशन या एक्सिस से आपका डिस्टेंस बहुत बढ़ जा रहा है। डिस्टेंस बढ़ जाने के कारण आपका फोर्स बहुत ही कम लगेगा। मतलब देखिए, अगर आपका ये है आपका एक्सिस, सेंटर ऑफ रोटेशन, यहाँ पर अगर फोर्स आपको F1 देना पड़ रहा है, यहाँ पर फोर्स F2 देना पड़ रहा है, ये डिस्टेंस अगर R1 है, ये डिस्टेंस है R2, तो F2 बहुत ही कम होगा F1 के कंपैरिजन में। मतलब बहुत ही कम आप लोग फोर्स देके ही काम हो जाएगा, क्योंकि ये R2 बहुत ज़्यादा है। समझ पा रहे हैं ना? जो हैंड पंप में सिर्फ जो दरवाजे में करके, अभी वीडियो पॉज करके घर का दरवाजा में जाइए, दरवाजे को साइड से धक्का मारिए, देखिएगा साइड से धक्का मारिए, बहुत ही हल्का फोर्स से दरवाजा बंद हो जाएगा। लेकिन जब सिमिलर चीज़ दरवाजे का एकदम जो एक्सिस है, जो कॉरिडोर के साथ, दीवार के साथ जो हिंज है, वहाँ से जब धक्का देंगे, देखना बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगेगा इसके लिए। ये आप चीज़ करके देख सकते हैं घर में। तो यही है टॉर्क का फिजिकल सिग्निफिकेंस। आई होप आप लोग समझे। तो ये तो आप लोग समझ गए। तो आप लोग बोलेंगे सर ये सब हम लोग क्यों सीख रहे हैं? हम तो सेंटर ऑफ मास सीख रहे थे। ये तो ठीक है सर, आप लोग बोल दे, मैं समझ गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन वाई इज दिस नेसेसरी? दिस इज नेसेसरी बच्चों बिकॉज हमें यहाँ से कुछ चीज़ें निकालना पड़ेगा। टॉर्क के अकॉर्डिंग हम लोग बहुत कुछ निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब पढ़ेंगे हम लोग, वहाँ पर टॉर्क का बहुत एप्लीकेशन है। यहाँ पर से आपको टॉर्क का एक बेसिक आइडिया दिया हूँ। अभी हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस अंडर फोर्सेस। अभी हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे। एक प्लेन में जब बहुत सारा फोर्स है, कैसे इक्विलिब्रियम रहेगा। तो सोचिए, इमेजिन कीजिए ये एक प्लेन है, तो इधर एक फोर्स है F1, इधर एक फोर्स है F2, इधर है F3, इधर एक तो है F4, इस तरफ एक तो है F5, इस तरफ एक तो है F6। मतलब एक प्लेन के अंदर किसी भी तरह का फोर्स, F8 किसी भी तरह का फोर्स हो सकता है। तो ये सब फोर्सेस इक्विलिब्रियम रहने का कंडीशन क्या है? दो कंडीशन है। नंबर 1 कंडीशन क्या है? द सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स ऑफ इन द प्लेनर, मतलब जो रिस्पेक्टिव x कंपोनेंट रहेगा वो फोर्सेस, जो y कंपोनेंट रहेगा फोर्सेस, उसका सम हो जाएगा हम लोग का 0, एल्जेब्रिक सम। द सम ऑफ ऑल द respective components of forces must be 0। मतलब क्या? रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स मतलब जो x कंपोनेंट है उसका कंपोनेंट 0 हो जाए, दैट इज समेशन ऑफ fx इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ fy इक्वल्स टू 0। अगर fz होता तो fz के लिए भी होता, मतलब x डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट है उसका समेशन 0, y कंपोनेंट में जो है उसका समेशन 0। और ये कंडीशन क्या कहलाता है? दिस इज द, मतलब अगर आप, मतलब जो x एक्सिस में जो फोर्स है, एक इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, तो ये जो फोर्स है सबका जो हम लोग का सम जब करेंगे, सबका फोर्स का सम क्या होगा? 0। सो ये क्या कंडीशन है? दिस इज द कंडीशन ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अच्छे से याद रखिए नाम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन ये है, एग्जाम में आता है, लिखने के लिए देता है। अभी नंबर 2 क्या है? एक इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन इज दिस, द सेकेंड कंडीशन इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ the moments of forces about any axis is 0। मतलब क्या चीज? हमारा समेशन ऑफ टाउ, यानी टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस
टाउ 3 प्लस डॉट 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 इक्वल्स टू 0। मतलब हमारा जो मोमेंट ऑफ फोर्स थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ा, जो टॉर्क का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, तो टॉर्क टोटल समेशन ऑफ टॉर्क मस्ट बी 0। और ये क्या है, दिस इज द कंडीशन फॉर, दिस इज द कंडीशन ऑफ क्या, इज कंडीशन ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मतलब ये दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एक पूरा जो फोर्सेस है प्लेन में इक्विलिब्रियम में रहने के लिए वी हैव टू मेंटेन दिस टू कंडीशन। अगर सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, अगर सिर्फ ये वाला मेंटेन हो, ये वाला ना हो, तो क्या होगा, बॉडी का एक एंगुलर एक्सीलरेशन रह जाएगा, तो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। और अगर ये वैलिड हो, ये नहीं हो, तो बॉडी में नहीं सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल दिया, अगर ये वैलिड हो, ये नहीं, ये मतलब हमारा बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ना हो, तो बॉडी हम लोग का ट्रांसलेशन मतलब लीनियर मोशन कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, एक एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, सिर्फ ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है, तब बॉडी हम लोग का क्या होगा, बॉडी हम लोग का एक्सिस में रह के घूमता रहेगा, मतलब उसके अंदर एक एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा। लेकिन जब सिर्फ रोटेशनल इक्विलिब्रियम रहेगा और ये नहीं रहेगा, मतलब रोटेशनल एंगुलर एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, लेकिन बॉडी का एक लीनियर मोशन होगा, तो मतलब तो इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है। इक्विलिब्रियम कंडीशन जब कब होगा, जब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी रहेगा और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी रहेगा। मतलब जो भी चीज, हर एक चीज में स्टेबिलिटी का जो इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन है, इन दोनों को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ये आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। अभी ये तो फोर्सेस हो गया, लेकिन अगर अभी ये फोर्सेस नॉन पैरेलल होते, तो नॉन पैरेलल तो ये भी है, लेकिन अगर मेरा मतलब कॉन्करेंट फोर्सेस होते, कॉन्करेंट, तो कब क्या होता, मतलब एक पॉइंट से निकल रहा है, मतलब ये तो हो गया अलग अलग प्लेन में है, लेकिन एक पॉइंट से नहीं निकल रहा। अभी हम लोग अगर फोर्स अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकले, तब क्या होगा, देखिए इक्विलिब्रियम, ये एक स्पेशल कंडीशन है, और इसी की वजह से हम लोग लैमिस थ्योरम भी सीखेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस नहीं, कॉन्करेंट फोर्सेस कीजिए, कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस यानी अगर किसी एक पॉइंट से इधर एक तो फोर्स है, इधर एक तो फोर्स है, इधर एक तो फोर्स है, इसको दे दीजिए F1, F2, F3, ये है पॉइंट O। ये अगर एक प्लेन में ये लोग लाई कर रहा है, तो एक पॉइंट से 3 तो फोर्स निकल रहा है, ये है OA, OB, OC, 3 डायरेक्शन में फोर्स काम करे, एक पॉइंट से 3 तो निकल रहा है, तो क्या होगा, तो एक पॉइंट से 3 तो फोर्स निकल रहा है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो F1 और F2 का हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ये F3 तो छोड़ दिए, इस तरफ है मेरा F3, ये ओरिजिन, ये है मेरा F1, ये है मेरा F2। F1 और F2 का जो हमारा रिजल्टेंट होगा, दोनों का वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटी, तो दोनों का जब हम लोग पैरेललोग्राम इक्वेशन लगाएंगे, वेक्टर्स वाले सीखे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, तो दोनों का रिजल्टेंट होगा ये वाला, दोनों का रिजल्टेंट होगा ये वाला। सो ये है OB, OA, OC, OC नहीं OB, ये है OC तो ये है R, ये है रिजल्टेंट, और ये भी एक सिमिलर प्लेन में लाई कर रहा है, तो F1 और F2 का R इज रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, R इज रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, तो F1 और F2 अगर रिजल्टेंट में है, तो R और F3 सिमिलर चीज होगा, और हम लोग दोनों का रिजल्टेंट निकल गया, और F3 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो F3 इक्वल्स टू R होना ही होना है, एंड F3 एंड R मस्ट बी इक्वल। सो इनको कंबाइन करके हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कंबाइन करके हम लिख सकते हैं 3 ट्राइंगल के ऑर्डर में ये तो रहेगा, मतलब इधर रहेगा हम लोग का क्या, दिस इज F1, ये क्या है इस तरफ है हम लोगों का, ये जो लाइन जा रहा है, एक है F1, एक तो है फोर्सेस इधर जा रहा है, एक तो है फोर्सेस इधर जा रहा है, मतलब ट्राइंगल में हम लोग ऑर्डर ले रहे हैं, तो इस तरफ है F1, इस तरफ है हम लोग का F2, और इस तरफ है F2,
और इस तरफ F3। तो कैसे हम लोग ले रहे हैं ये वाला, देखिए F1 F2 F3, मतलब हमने एक ट्राइंगल के ऑर्डर में हमने लिया। और कैसे चीज हो रहा है ये वाला, देखिए OA इस F1, मतलब अच्छे से देखिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। F1 और F2 का बीच में ये है, तो ये मतलब F1 और F2 का F1 और F3 का बीच में है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, ये AC पॉइंट AC, कि F1 और F2 का बीच में ये है। उसके बाद F1 और F3 तो मिल गया। अभी F1 और F2 के बीच में क्या है, AB। F1 और F2 का बीच में है AB, तो ABC एक ट्राइंगल हो गया। ABC एक ट्राइंगल हो गया। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, मैं स्क्रीन से थोड़ा हट जा रहा हूँ। देखिए ABC एक ट्राइंगल हो गया। कुछ भी आप लोग रोटेट भी कर सकते हैं, मतलब ये चीज तो रोटेट हो रहा है ना, रोटेशन हो रहा है, तो आप इसको भी F2 कह सकते हैं, इसको भी F3, कुछ भी कह सकते हैं। मैं क्यों कर रहा हूं इतना, मतलब दिस इज रोटेटिंग, तो रोटेट हो रहा है मतलब तब हम लोग का ये साइड भी चेंज हो जाएगा। मैं क्यों इतना डिटेल्स में करवा रहा हूं, क्योंकि ये चीज समझ गए तो सब समझ गए। तो देखिए अभी क्या होगा, F1 और F2 के बीच में क्या है, ये हो जाएगा AB, और F1 और F3 के बीच में क्या है, ये लाइन ये पॉइंट क्या हो जाएगा, C, ये पॉइंट हो जाएगा C। अच्छे से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, A B और C। ये जो एंगल किस तरफ है, हम लोग वेक्टर्स में सीखे एंगल किस तरफ, सामने की तरफ, ये इस तरफ जा रहा, इस तरफ जा रहा, एंगल है ये वाला, ये दोनों के बीच में एंगल है ये वाला, इधर B पॉइंट ये, सो एंगल है दिस वाला। तो F3 के लिए एंगल है θ3, इसके लिए एंगल है, इसके लिए एंगल क्या है, F1 के लिए θ1, इसके लिए एंगल है θ2। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम अंडर कॉन्करेंट फोर्सेस है, ये कहता क्या है, ये कहता है कि अगर 3 नॉन पैरेलल कॉन्करेंट फोर्सेस emergence from a point, they can be represented by sides of a triangle। अच्छे से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मतलब देखिए क्या चीज है, 3 नॉन पैरेलल नहीं है, 3 नॉन पैरेलल कॉन्करेंट forces, 3 non-parallel concurrent forces can be, ये स्टेटमेंट अच्छे से याद रखिए, है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस या ट्राइंगल लॉ भी इसे कहते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर। ये एक ऑर्डर में है तो टेकन इन ऑर्डर, और ये क्या है, ये है ट्राइंगल लॉ, ये है ट्राइंगल लॉ ऑफ, मतलब इसको हमने इक्विलिब्रियम, ट्राइंगल लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। 3 नॉन पैरेलल कॉन्करेंट फोर्सेस, 3 नॉन पैरेलल कॉन्करेंट फोर्सेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर। तो ये तो ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूला से जब हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे बहुत मतलब क्या जाता है, थोड़ा मतलब इजी नहीं होता, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसको इजी करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, लैमिस थ्योरम। सेम कंडीशन नॉन पैरेलल कॉन्करेंट फोर्सेस ही होगा, लेकिन थोड़ा हम लोग मॉडिफाई करेंगे। कैसे होगा, देखिए ये चीज तो हम लोग समझ गए। तो यहां से हम एक चीज सीखना पड़ेगा कि व्हाट इज लैमिस थ्योरम। वो डायग्राम में ट्राइंगल को रखता हूं। तो लैमिस थ्योरम कहता है कि हमें ट्राइंगल का जो लॉ है इसको यूज करके ही लैमिस थ्योरम का अप्लाई करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू लैमिस थ्योरम ऑफ इक्विलिब्रियम, कि हमारा ट्राइंगल का लॉ काम करेगा, मतलब हम लोग जो फोर्स लेंगे उसका ऑपोजिट साइन, मतलब लैमिस थ्योरम का स्टेटमेंट में लिखकर उसका समझाऊंगा। अगर मैं F1 फोर्स लूं उसका ऑपोजिट साइन क्या होगा, मतलब F1 का ऑपोजिट एंगल क्या है, F1 का ऑपोजिट एंगल है ये वाला, ये एंगल, तो इसका साइन, तो साइन ऑफ क्या, साइन ऑफ, देखिए F1 बाई साइन ऑफ CBA, क्योंकि F1 का ऑपोजिट एंगल क्या है, F1 ये लाइन में है तो ऑपोजिट एंगल ये वाला है, CBA इक्वल्स टू F2 बाई साइन क्या हो जाएगा, F2 का ऑपोजिट क्या है, F2 का ऑपोजिट है ये वाला, साइन BCA इक्वल्स टू F3 बाई साइन, F3 का ऑपोजिट एंगल क्या है, ये वाला, साइन क्या हो जाएगा, साइन CAB, क्या हो जाएगा बच्चों, साइन CAB, यही होगा। यानी
F1 बाई साइन CBA क्या है, CBA ये θ2, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस θ2, 180 डिग्री माइनस θ2, सो साइन 180 डिग्री माइनस θ2, हाँ यही होगा, इक्वल्स टू F2 बाई साइन F2 साइन BCA ये θ3, तो ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री माइनस θ3, सो F2 बाई 180 डिग्री माइनस θ3 इक्वल्स टू F3 बाई साइन, ये क्या हो जाएगा CAB मतलब ये एंगल ये θ1, तो ये कितना एंगल होगा 180 डिग्री माइनस θ1, ये एंगल अंदर का एंगल, तो 180 डिग्री माइनस θ1, और 180 डिग्री साइन मतलब क्या θ2 ही होता है, सो F1 बाई साइन θ2 इक्वल्स टू F2 बाई साइन θ3 इक्वल्स टू F3 बाई साइन θ1, एंड दिस इज द लैमिस थ्योरम। यही है लैमिस थ्योरम का स्टेटमेंट। क्या है इसका स्टेटमेंट है लैमिस थ्योरम का, इफ 3 नॉन पैरेलल कॉन्करेंट फोर्सेस, या इसको ऐसे कह सकते हैं, if 3 पैरेलल are taken in order, they can be represented as the ratio of the forces to their sign of opposite angles, to the sign of opposite angles। मतलब F1 का अपोजिट एंगल क्या है, F1 का अपोजिट एंगल है ये चीज, तो इसका अपोजिट एंगल तो ये दोनों का, ये दोनों है F1 का एंगल, ये अपोजिट एंगल तो हो गया। F2 क्या है, F2 का अपोजिट एंगल ये वाला, और F3 का अपोजिट एंगल ये वाला, तो ये लैमिस थ्योरम। अभी लैमिस थ्योरम यूज करके हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करते हैं, तो ये लैमिस थ्योरम है। तो एक दो एग्जांपल्स करते हैं। एक एग्जांपल अगर आप लोगों को कराऊं, मतलब जिस फोर्स को लेंगे उसका अपोजिट साइन को हम लोग कंसिडर करेंगे, उसका अपोजिट ऑफ साइन को हम लोग कंसिडर करेंगे। पहले एक इजी प्रॉब्लम कराता हूं। अगर आपको बोल दिया जाए एक पॉइंट है इधर, ये है एक, इधर से एक टेंशन काम कर रहा है, सोचिए इधर एक तो है, इधर एक तो है T1 T2, और एक बॉडी हम लोग का वेट नीचे की तरफ है, और बॉडी का मास बोल दिया है 50 kg, तो बोलिए कितना है, और बोला है दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो T1 एंड T2 कितना है, क्वेश्चन है हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं, हम लोग को निकालना है T1 एंड T2 का वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले W क्या है, W इक्वल्स टू mg, सो 50, g को हम लोग 10 ही कंसिडर करेंगे, 9.8 नहीं करें, g को 10 मीटर पर सेकेंड कंसिडर कर रहे हैं, मीटर स्क्वायर, प्रॉब्लम के इजी करने के लिए, इंटू 10 दैट इज 500 क्या kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या न्यूटन भी कह सकते थे, एक ही चीज है। तो W है। अभी देखिए लैमिस थ्योरम क्या कहता है, T1 बाई साइन, मतलब T1 जब होगा तो अपोजिट साइन कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा। ये एंगल कितना है, मतलब T1 के साथ कौन सा नहीं है, ये वाला नहीं है, सो ये क्या हो जाएगा T1 बाई साइन 90 डिग्री, लैमिस थ्योरम इक्वल्स टू T2 बाई, T2 का अपोजिट एंगल क्या होगा, ये T2 है, T2 का अपोजिट एंगल क्या होगा, T2 का अपोजिट एंगल होगा ये वाला एंगल होगा, T2 का अपोजिट एंगल, तो क्या होगा, ये टोटल है 180 डिग्री, तो ये क्या होगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यही तो होगा। तो समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूं, जो लेंगे उसका अपोजिट एंगल, साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू W बाई, W का अपोजिट एंगल क्या होगा, W का अपोजिट एंगल होगा ये एंटायर एंगल, तो यहां से यहां 90 डिग्री प्लस यहां से 90 प्लस 30 डिग्री, सो क्या होगा साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, देयरफॉर क्या हो जाएगा T1 साइन 90 का वैल्यू 1, T2 साइन 180 माइनस 30 कितना हो रहा है, साइन 180 माइनस 30। अच्छे से देखिए हम लोग का 2 ऑल साइन 10 कॉस,
ऑल साइन, तो 2 माइनस 30, तो क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री हो जाएगा, और 90 प्लस 30, सो W बाई कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, T1 इक्वल्स टू W बाई कॉस 30 डिग्री। W का वैल्यू कितना है 500, कॉस 30 का वैल्यू क्या है √3/2, ऊपर जाएगा तो 1000/√3, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1000√3/3 न्यूटन। तो T1 निकल गया। कैमरा में आ रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और सिमिलरली इसको हम लोग कैलकुलेट करके और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं, मैं उतना नहीं जा रहा हूँ, जो समझने का कोशिश है वही कीजिए। और T2 इक्वल्स टू W साइन 30 बाई कॉस 30, तो W है 500, साइन 30 है 1/2, कॉस 30 है √3/2, तो ऊपर जाएगा तो √2/√3, सो 500√3/3, दिस इज T2, इतना न्यूटन। तो टेंशन हम लोग का निकल गया। ऐसे लैमिस थ्योरम यूज करके सिंपली हम लोग प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। और एक प्रॉब्लम करते हैं, चलिए और एक प्रॉब्लम करते हैं। ऐसे इजी प्रॉब्लम आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम अगर आप लोग को दिया रहे, मतलब प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, लैमिस थ्योरम से प्रॉब्लम आप लोग का बोर्ड्स में आएगा, आप लोग का जॉइंट एंट्रेंस में आएगा। तो अगर ऐसे करके 3 तो फोर्सेस है, यह है F, ये है √2F, ये है अल्फा बीटा गामा, ये दिया है। तो क्वेश्चन है फाइंड अल्फा बीटा गामा, ये है गामा। क्वेश्चन है अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या होगा। तो बाय लैमिस थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं, बाय लैमिस थ्योरम हम लोग जानते हैं F बाई F, जब ये लेंगे, जब हम लोग सबसे पहले √2F लेते हैं, √2F जब लेंगे अपोजिट एंगल क्या है साइन अल्फा, सो √2F बाई साइन अल्फा इक्वल्स टू F बाई, जब ये लेंगे इसका अपोजिट एंगल क्या है बीटा, F बाई साइन बीटा और F बाई साइन गामा, दिस इज बाय लैमिस थ्योरम एप्लीकेशन। तो इन दोनों को जब हम लेंगे, देयरफॉर F साइन बीटा इक्वल्स टू F साइन गामा और साइन बीटा इक्वल्स टू साइन गामा, अल्फा क्यों लिख रहा हूँ गामा, ये दोनों को ले रहे हैं हम लोग गामा, सो बीटा इक्वल्स टू गामा, इक्वेशन नंबर 1। ये जान के रखिए बीटा इक्वल्स टू गामा हम लोग का निकल रहा है। और एक चीज़ देखिए, ये तीनों एंगल मिला के एक सर्कल फॉर्म करे, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या है 360 डिग्री, यानी बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस अल्फा। तो ये हो रहा है, तो साइन ऑफ बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस अल्फा। साइन 360 डिग्री माइनस अल्फा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, 360 डिग्री मतलब 90 × 4, 1 2 3 4 माइनस अल्फा ऑल साइन 10 कॉस, मतलब इसमें कॉस अल्फा तो होगा, लेकिन किस में होगा हम लोग का माइनस में। सो कॉस अल्फा नहीं, सॉरी, हाँ ये हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा माइनस ऑफ साइन अल्फा ही होगा। कॉस की तो हम लोग का ऑड होने से चेंज होता है, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन अल्फा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो क्या निकल गया हम लोग का साइन ऑफ बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन अल्फा। तो अभी ये कंडीशन अगर हम लोग इधर यूज करें, बीटा इक्वल्स टू गामा अगर हम लोग यूज करें तो क्या आएगा यहाँ से साइन 2 बीटा इक्वल्स टू माइनस साइन अल्फा, क्योंकि ये कंडीशन यूज कर रहे हैं एज बीटा इक्वल्स टू गामा। इसको इक्वेशन नंबर 2 देके रखिए। अभी एक बार ये हो गया हम लोग का, अभी हम लोग ये यूज करेंगे। अगर ये दोनों को हम लोग इक्वल्स टू करें, मतलब ये दोनों को, सो √2f साइन अल्फा इक्वल्स टू f साइन बीटा, सो क्या हो जा रहा है √2 साइन बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। साइन अल्फा का जगह क्या बिठाएंगे हम लोग क्या पता है यहाँ से, साइन अल्फा इक्वल्स टू माइनस साइन 2 बीटा, ये तो हमें पता है, इससे यहाँ से मिल रहा है। तो साइन अल्फा की जगह में क्या बिठाएंगे माइनस साइन 2 बीटा, सो √2 साइन बीटा माइनस साइन 2 बीटा का मतलब क्या है -2 साइन बीटा कॉस बीटा, दोनों साइड से साइन बीटा हट जाएगा, सो कॉस बीटा क्या होगा -√2/2 यानी -1/√2। सो क्या मिल रहा है, देखिए मैं इधर मिटा के लिख रहा हूँ,
सो देयरफॉर कॉस बीटा इक्वल्स टू -1/√2। -1/√2 कब होता है? ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब कॉस ऑफ 90 + 45 डिग्री में क्या होता है? कॉस 90 + 45 में सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तभी होता है ये। सो कॉस बीटा, सो बीटा क्या हो जा रहा है? 90 + 45 क्या होगा? दैट इज 135 डिग्री। सो बीटा हमें मिल गया, तो बीटा इक्वल्स टू गामा, देयरफॉर गामा इक्वल्स टू 135 डिग्री। सो अल्फा इक्वल्स टू क्या? 360 डिग्री माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा प्लस गामा, तो 360 डिग्री। दोनों का एडिशन करने से क्या होगा? दोनों का एडिशन करने से 360 डिग्री माइनस 10 2 5 5 10 3 3 6 7 और हम लोग का 270 डिग्री यानी 90 डिग्री। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया? 90 डिग्री। ये भी एक लाइमिस थ्योरम यूज करके अल्फा बीटा गामा निकल गया। कुछ भी टाइप का प्रॉब्लम आप लोग कर सकते हैं। और एक प्रॉब्लम अगर कराऊं, मतलब एक पॉइंट से अगर 3 फोर्सेस निकलता है तो आप लोग किसी भी टाइप का प्रॉब्लम इजीली कर सकते हैं। और एक प्रॉब्लम अगर आप लोगों को कराऊं मैं, इधर W एक्ट कर रहा है, इधर एक पॉइंट से, देखिए ये एक सीलिंग है, अच्छे से ड्राइंग को बनाने दीजिए। ये एक सीलिंग है, यहाँ पर एक सीलिंग है, दो तो वायर से यहाँ से एक चीज लटक रहा है, कोई एक ऑब्जेक्ट लटक रहा है, कोई एक ऑब्जेक्ट लटक रहा है इस तरफ। इसका मास है 20 kg इसका मास है। तो इस पॉइंट से इस पर एक टेंशन काम कर रहा है, इस पर एक टेंशन काम कर रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या प्रोवाइड दिया रहेगा? क्वेश्चन में दिया है दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। इमेजिन कीजिए 60 डिग्री है, दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो अब हम लोग कैसे करेंगे ये चीज़? तब कैसे करेंगे? दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री और हमें ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए। कैसे करेंगे? ये 60 डिग्री है और आपको और एक चीज़ प्रोवाइड करके देना पड़ेगा कि ये एंगल आपका कितना है, ये एंगल और ये एंगल आपको दे के रखेगा। मैं मन से दे रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। सो ये एंगल आपका हो जा रहा है एनीथिंग एंगल, सोचिए मतलब ऐसा टाइप का फोर्सेस, मतलब कैसे करेंगे आप लोग? ये एंगल आपका अगर है 30 डिग्री, ये एंगल भी 30 डिग्री, तो 180 डिग्री और 60 30 90, ये टोटल तो 180 डिग्री होगा। तो कितना होगा? 90 और इसको आप 60 और 60 के साथ 90 कितना, इसको आप लोग 120 डिग्री सोचिए। सो 120 डिग्री 30 डिग्री 150 180 डिग्री, ठीक है। तो अभी हम लोग कैसे करेंगे? तो अभी हम लोग कैसे करेंगे ये वाला प्रॉब्लम? अगर आपको दिया हुआ है ऐसा टाइप का प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो बाय लैमिस थ्योरम सबसे पहले T1 बाई साइन, T1 का अपोजिट एंगल क्या है? ये वाला। तो हमें एंटायर ये एंगल चाहिए। सो एंटायर ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। सो T1 बाई साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू T2 का अपोजिट एंगल क्या है? ये वाला। सो T2 बाई साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू W बाई, W का अपोजिट एंगल क्या है? ये तो W है, इक्वल्स टू mg, ये है अपोजिट साइन 120 डिग्री। तो इसका यूज करके आप लोग कर सकते हैं, एकदम इजी प्रॉब्लम है। मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ कैसे आप लोग एग्जाम में अप्रोच करेंगे। तो ये भी आई होप आप लोग कर पाएंगे। फिर भी कुछ डाउट होता है मुझे आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए। मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके बाद और भी इक्विलिब्रियम कंडीशंस और भी है, स्टैटिक मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, उसके ऊपर भी वीडियोस आता रहेगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आज का वीडियो यहीं तक रहता है और थैंक यू।